Okay, so people, we will start from whatever we left off with yesterday, and we were studying cells. और इन सेल्स में देखा हमने कि काफ़ी तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. इन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग परफॉर्मेंस या अलग अलग चीज़ों को फंक्शन परफॉर्म करते हुए अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं. ठीक है, सो देयर डिफरेंट थिंग्स बेसिकली. ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. कल हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन. व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे वाज सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है? अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन वी हैव अ सेल वॉल. ठीक है, बिकॉज दे वुड नीड एडिशनल प्रोटेक्शन, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं और वो बरसात हो चाहे टेम्परेचर हो सब उनको झेलना ही पड़ेगा. हम जैसे भाई साहब कमरे के अंदर आगे बरसात हो रही है तो वी कैन बेसिकली प्रोटेक्ट आवर सेल्स, बट प्लांट्स बीइंग इमोटाइल दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्स. हेंस for the protection of their cells along with the cell membrane there is an additional protective layer called the cell wall. ठीक है, now we'll talk about things which are there inside the cell. अभी तक हमने सेल के बाहर का स्ट्रक्चर देखा, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो देखा. now we are coming inside the cell. so the first thing that we see inside a cell people, ठीक है, तो it is the jelly is the cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है? देखो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ये जो आपको नीला कलर का दिख रहा है दैट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म. इट्स अ सेमी फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. ये पोर्शन आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी? न्यूक्लियस. और ये क्या हो गया भाई साहब? सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये साइटोप्लाज्म होता है. और जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गए, ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब इस साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं. तो मतलब सेल का घर हो गया ये. Cytoplasm is basically the home for the cell. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. So it's a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. You see the cell membrane? This is the nucleus. और ये जो jelly-like substance इसके बीच में present है, जिसमें सारे cell organelles होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे people? Cytoplasm. ठीक है, we will call it as cytoplasm. So various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. ये cytoplasm में बाकी सारे components होंगे. ठीक है, all other components of the cell are basically present in the cytoplasm. So let's see these are क्या क्या organelles present है. देखो mitochondria, Golgi bodies, chloroplast, बहुत सारे तमाम चीजें हैं. क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा करके आपके किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोफिल होती है. और क्लोरोफिल किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट में. दे मेक देयर ओन फूड. एनिमल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल के लिए. सो जितनी भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई साहब? साइटोप्लाज्म में. ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको सेल के अंदर. ये क्रॉस सेक्शन है, एक सेल को हमने काटा हुआ है और देख रहे हैं हम इसको. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, गोल्गी बॉडीज देखो, दीज आर बेसिकली गोल्गी बॉडीज. ये पैकेजिंग करते हैं, मतलब जो भी सेल बनाता है उसको पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद पैकेजिंग. देन यू हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से क्या करते हैं भाई साहब? प्लांट्स लोग अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर देयर इनसाइड द सेल. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस. ठीक है, कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. बट सो फार व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन. In animal cells you will only have cell membrane. In plant cells along with the cell membrane you will have cell wall for additional protection. So what is the cytoplasm? Between the nucleus and the cell membrane there is a semi fluid like substance which is known as cytoplasm, and it contains all the cell organelles. तमाम cell organelles इस cytoplasm में present होंगे. Are we clear? बहुत बढ़िया. तो पहली बात जो हम आ रहे हैं, पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पीपल इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ये भाई साहब सेल का है ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है? सारे चीजों को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. सो लिविंग सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ठीक है, इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. तो ये स्फेरिकल टाइप का होता है, जनरली सेंटर में लोकेटेड होता है. इट मे बी स्टेन्ड एंड कैन एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. तो स्टेन करते हैं मतलब थोड़ा सा कलर डाल देते हैं तो हम इजीली उसको लोकेट कर लेते हैं. व्हेन वी ऑब्जर्व अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप एट टाइम्स वी नीड टू स्टेन इट. स्टेन मतलब प्रॉपर कलरिंग ऑफर करते हैं हम. ठीक है, ओके, लेट्स सी.
सो स्टेन्ड न्यूक्लियस, देखो अब ऐसा कलर आ जाता है इस न्यूक्लियस में, स्टेन, हम अलग अलग कलर्स ऐड करते हैं बिफोर वी एक्चुअली ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्टेनिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सो न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अरे यार, तो साइटोप्लाज्म से, ओके समझो इस चीज को, देखो यहां पे है आपका सेल, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, यहां पे आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। जैसे भाई साहब आपका साइटोप्लाज्म पोरस, सॉरी अपना सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है, वाई? बिकॉज इट हैज टू अलाउ एंट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड इन एंड आउट द सेल, ठीक है। तो वो पोरस होता है, इसलिए उसमें थोड़े छोटे होल्स होते हैं जिसमें से सब्सटेंसेस अंदर आते हैं और प्लस बाहर भी जाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है विच इज पोरस। पोरस मतलब स्मॉल होल्स होते हैं उसमें, ठीक है, विच इज पोरस बेसिकली। सो ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। दिस अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये अलाउ करता है बेसिकली, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. अभी न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस तो स्पेरिकल है ही, हमने माइक्रोस्कोप से देखा, उसके अंदर भी भाई साहब एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी होती है, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी। व्हाट इज दिस स्पेरिकल बॉडी नोन एज? इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियोलस। आपने अपना आंखें देखा है, आंख आपका स्पेरिकल है, उसके अंदर ये काला सा है, उसके अंदर भी एक ऐसा है, तो वैसा ही सेल में भी होता है। सेल के अंदर होता है भाई साहब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे सेल्स लूज करते हैं, हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो जी नहीं सकता, इट हैज टू डाई आउट, ठीक है। एवरी सेल इन आवर बॉडी विल हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन आफ्टर विच इट लूजेस इट्स लाइफ, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल। अभी ये सेल कहाँ से आएगा? इस वाले सेल से ही रीजनरेट होकर आएगा, तो एक और सेल आता है, ठीक है। आपने छिपकली देखी है, छिपकली का अगर जो पूंछ होता है उसको वो कट जाए तो फिर से नया पूंछ आ जाएगा उसको, उससे कुछ होगा नहीं उसको। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में भाई सेल्स डाई आउट करते रहते हैं एंड न्यू सेल्स आर रिप्लेसिंग देम, except for in human body nerve cell is something which remains intact right from the birth of a person to his death, ठीक है, it remains intact. all other cells are replaceable, replace होंगे सारे cells, ठीक है। ओके, सो इन एडिशन टू न्यूक्लियस कंटेन्स, तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले सेल का जो क्रोमोसोम होगा, दूसरा सेल जो उससे रीजनरेट होगा उसका भी सेम ही होगा। हमारे सब में देखो, हमारे जो फीचर्स हैं, हम जिस तरह से दिखते हैं, या हमारे बॉडी का जो शेप एंड साइज है, इट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ डैड एंड मॉम, है ना भाई। हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, वाई? बिकॉज उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे अंदर हैं। क्रोमोसोम्स सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, देयर विल बी न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। देखो ये क्रोमोसोम जैसे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपके आंखों का जो कलर है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपके स्किन का जो टेक्सचर है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं या बहुत ज़्यादा काले हैं या बहुत ज़्यादा, जो भी आपका स्किन का टेक्सचर है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। ये भी भाई साहब आपके क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट वी हैव, एंड क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। दीज कैरी जीन्स, ये क्रोमोसोम का अगर एक चीज हम ऐसे खोलेंगे इसको, सो दिस विल बी अ जीन, और इस जीन में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हर एक इंसान अलग है, राइट। आप ने देखा होगा अंगूठा, ऐसा पहले तो साइन होता था, जो लोग साइन नहीं कर पाते उन लोग अंगूठा छाप करते हैं,
ये अंगूठा क्यों छाप करते हैं, या आपके बायोमेट्रिक टेस्ट में भी अंगूठा क्यों आता है, क्योंकि हर एक इंसान का अंगूठे का जो कंपोजिशन है वो अलग है, सबका स्किन अलग है, सबका टेक्सचर अलग है. Although there are minor differences, but there are. And where are these differences coming from? From these genes. इन जीन्स में भाई साहब पेयरिंग होती है, सबका अलग अलग है, ठीक है. एवरीबडी हैज डिफरेंट बॉडी फीचर्स, ठीक है. हर एक मतलब एक की आंख का कलर कुछ होगा, दूसरे की आंख का कलर कुछ होगा, स्किन कॉम्पोजिशन अलग होगा, ठीक है. तो ब्लड कॉम्पोजिशन अलग होगा. जैसे आप बोलते हैं ना मैं किस ब्लड ग्रुप का इंसान हूँ, बी ग्रुप का, आप बोलेंगे मैं ए ग्रुप का हूँ, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है. सो एवरी बॉडी हैज इट्स ओन कॉम्पोजिशन. फंडामेंटली चीजें सेम है. फंडामेंटली आपके पास भी स्किन है, मेरे पास भी स्किन है. फंडामेंटली आपके पास भी ब्लड है, मेरे पास भी ब्लड है, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप अलग होगा. आपकी स्किन का कलर टेक्सचर मेरे स्किन के कलर टेक्सचर से अलग होगा. व्हाई? बिकॉज वी ऑल कैरी दीज जीन्स एंड दीज जीन्स इमेंसिपेट फ्रॉम और दीज जीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्रोमोसोम्स. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज आर बेसिकली जीन्स. आर वी क्लियर? ठीक है. सो जीन्स आर व्हाट पीपल आर हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल मतलब एक दूसरे को मतलब इंफॉर्मेशन पास आउट करते रहते हैं, ठीक है. ओके. सो इफ यू लुक दिस इज बेसिकली द फादर एंड दिस इज द किड. तो यहाँ पे देखो उनके पैर का शेप सेम है. दे कैरी जीन्स. जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस. आपके बॉडी के फीचर्स आप कैसे दिखते हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90% डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स से जीन्स को इनहेरिट किया है, ठीक है. आपके स्किन का कलर, आपके बोन की डेंसिटी, आपकी आंखों का कलर, आपके हेयर का टेक्सचर, ठीक है, आपका ब्लड का ग्रुप, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हैं. सो हमारे ह्यूमन बींग्स में देर आर 23 पेयर्स, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए बोलो? 46 क्रोमोसोम्स. In total we will have 46 chromosomes. So there are 23 pairs of chromosomes. और यही हमारे जीन्स को डिटरमिन करते हैं, which we inherit from our parents, ठीक है. तो इन 23 क्रोमोसोम्स में पेयर्स मतलब 46 हो गए. 46 में से 23 आते हैं हमारे डैड से और 23 आते हैं हमारे मॉम से, ठीक है. ये जो आपको क्रोमोसोम की पेयरिंग दिख रही है, एक आया हुआ हमारे डैड से और एक आया हुआ हमारे मॉम से. तो इसीलिए आप देखोगे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपके डैड और मॉम दोनों से रिजेंबल होता है, ठीक है. सो दैट इज हाउ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज डिटरमिन्ड. सो दीज आर जीन्स. क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस मतलब आपने जो अपने मम्मी पापा से इनहेरिट किया है, आपके बॉडी के फीचर्स जो आपने अपनी मम्मी पापा से इनहेरिट किया है, बोन डेंसिटी, ब्लड ग्रुप, ठीक है, कलर ऑफ योर आईज, स्किन टेक्सचर और मे बी हेयर टेक्सचर, जो भी है, ठीक है. ओके. So what does this do? Transfer of characters from the parents to the offspring. So parents से ये characters transfer होते हैं किसको? Offspring को, ठीक है. The chromosomes can be seen only when the cell divides. So देखो कैसे cell divide होता है. सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं और ऐसे ऐसे खिंचता जाता है और ये टूट जाता है, ठीक है. तो सेल में डिविजन्स होते हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ द क्रोमोसोम्स विल एक्चुअली डिवाइड. ये आपके स्पिंडल्स होते हैं तो ये ऐसे तोड़ देंगे इसको, ठीक है. दे बेसिकली ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हर एक जीन, आपके बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो सब आए हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है. सो दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशंस हैव हैपेंड. दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशंस हैव हैपेंड. तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब जो हमको विरासत में मिली है. नींद आ रही है, बहुत जोर से तो दूंगा आज तुमको. तो ये हमको विरासत में मिली हुई है. इनहेरिटेंस इज समथिंग दैट वी हैव बेसिकली गेन्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. और ये जीन जो है तो वो यूनिट है इनहेरिटेंस का, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपने क्या नाम है चैतन्य के पास उसको उसके मम्मी पापा ने करोड़ों की जायदाद छोड़ी है, ठीक है. तो करोड़ों की जायदाद छोड़ी है मतलब कैसा, क्या करोड़ों की जायदाद छोड़ी है, किस यूनिट क्या हो गया. इफ आई से दैट ही हैज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और मे बी मनी वर्थ करोड्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो मतलब क्या हो गया, उसके पास पैसा करोड़ है ना, है ना, पैसा करोड़ है, राइट. तो दैट इज द यूनिट ऑफ करेंसी. दैट इज व्हाट ही हैज इनहेरिटेड. इसी तरह से हमारे बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, जीन्स, ठीक है. जीन्स विल बी द यूनिट, दैट विल बी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर? ओके. सो आप देखो यहाँ पे आपके आंखों का कलर, आपके नाक का शेप, ठीक है, सब लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है. लिप्स का शेप, ठीक है, आईब्रोज का टेक्सचर,
ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दीज आर बेसिकली व्हाट, पीस, ठीक है। पी मतलब आपका जो मटर होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। डॉग्स में देखो, सारे 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 एनिमल्स में भाई साहब ये जीन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक से बैठेंगे जरा, ठीक से। तो वी हैव बेसिकली दीज जीन्स एंड दीज जीन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज जीन्स विल रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। Transmission of genetic qualities from parents to offspring. So genes are responsible for transmission of characteristics, transmission of genetic qualities from parents to offspring. So parents से offspring में ये automatically भाई साहब ट्रांसफर होता है। हम सब अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये उनके जीन्स आए हुए हैं। सो जीन्स आर द यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस पीपल, एनीथिंग दैट यू आर फीलिंग एज अ डाउट, anything that comes across your mind which should be answered? no questions? चलिए, questions कितना भी मतलब आपको लगे कि भाई शायद मैं जो पूछूंगा लोग हंसेंगे, ऐसा माइंड में मत रखिएगा। जो भी क्वेश्चंस रहेगा पूछेगा, ठीक है। ओके, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे दिखेंगे। तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर हुए हैं? इन टर्म्स ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दैट्स हाउ द किड्स विल रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। सम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आधे जीन्स आपके मम्मी से आ रहे हैं, आधे जीन्स आपके पापा से आ रहे हैं। तो यू विल बेसिकली हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ द जीन्स, ठीक है। सो इसीलिए हम सम बोल रहे हैं। सम मतलब एक पेरेंट से आधा, एक पेरेंट से आधा, ठीक है। इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके फादर के ब्राउन आइज हैं तो देन यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, बिकॉज कलर ऑफ आइज इज ऑल्सो अ जेनेटिक कॉम्पोजिशन। क्या चीज जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं है? फिर क्या हमको पेरेंट्स से नहीं मिलता है? अगर हमारे बॉडी का सारा कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से मिला है हमको, जैसे हमारी आंखें हो गई, हमारा स्किन का कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, हमारे बोन डेंसिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें अगर हमको पेरेंट्स से मिली हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिली है? आपका जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, आपका जो थॉट पावर है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी इंटेलिजेंट या साइंटिस्ट का बच्चा भी साइंटिस्ट ही होगा, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्समैन का बच्चा भी स्पोर्ट्समैन ही होगा। दीज आर अक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। आपने अगर कोई आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, सो आपने अपने जीवन में बहुत सारा प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस शिखर तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो दैट इज योर कैपेबिलिटी, इट विल नॉट बी पास्ड ऑन एज जीन्स टू योर चिल्ड्रन, ठीक है। इफ यू हैव बिकम अ साइंटिस्ट और मे बी एन इंजीनियर और मे बी अ डॉक्टर, दैट्स बिकॉज यू हैव स्टडीड हार्ड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब जीन्स में पास आउट नहीं होगा। या हो सकता है कोई भी मूर्ख आदमी है लेकिन उसका जो बच्चा है वो बहुत स्कॉलर निकला, ठीक है। दैट इज बिकॉज उसका जो जीन्स है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट कैन नॉट बी पास्ड। इंटेलिजेंस हो गया, जो भी हमारे अक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, जो हम प्रैक्टिस से निखारते हैं अपने अंदर, वो जेनेटिकली ट्रांसफरेबल नहीं है। एनीथिंग विच वी इम्प्रूव बाई प्रैक्टिस विद इन आवरसेल्व्स कैन नॉट बी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो इफ योर फादर हैज ब्राउन आइज, ये इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, जो आपको मिला है वही मिला है, ठीक है। यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, ठीक है। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर यू मे ऑल्सो हैव एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, ठीक है। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आते हैं इसमें, ठीक है। नेल्स का शेप एंड साइज, ठीक है, आंखों का कलर, आपका जो ईयर है उसका शेप। सो ऑल दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैपन टू इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। एंड हाउ डू वी इनहेरिट दिस? इन टर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है। वेयर आर दीज जीन्स प्रेजेंट? इन क्रोमोसोम्स। वेयर आर द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट? इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस में सेल डिवीजन का मतलब न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। क्लियर? आर वी क्लियर? ओके। Now nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as a control center of the activities of the cell. तो एक सेल के अंदर जितने भी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज होती हैं, न्यूक्लियस उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग सेंटर। जैसे मैंने आपको बोला, न्यूक्लियस इज मोर और लेस द ब्रेन ऑफ द सेल। वो आपका सेल का ब्रेन है, ठीक है। इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस acts as the control center of all the activities of the cell। सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं
उनके सारे के फंक्शंस को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारे सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डाइजेशन से लेकर रनिंग से लेकर सारे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एक्टिविटीज आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. In the same way, within the cell, a nucleus controls all the activities of all the cell organelles. ठीक है. तो जैसे ये देखो गोल्गी बॉडीज हो गए, ठीक है, ये आपका भाई साहब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट. इन सब चीजों को, तमाम चीजों को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो आप देखो यहाँ पे आपके सेल मेम्ब्रेन आपने देखा, न्यूक्लियस देखा, फिर आपने क्या देखा, साइटोप्लाज्म देखा. ये सब जो मिलाकर होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. दिस एंटायर थिंग, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपका सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स, ये तमाम चीज़ों को लेकर बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. तो इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियस, ठीक है. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. तो एक सब्सटेंस जो लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है. एक ऐसा सेल है हमारे बॉडी में जिसको न्यूक्लियस नहीं है. एनीबडी नोस व्हाट इज इट? हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसको न्यूक्लियस नहीं है, वो आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल. क्यों नहीं है मालूम है? एनीबडी नोज द रीजन? देखो आरबीसी क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है. इट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द मीडियम ऑफ ब्लड. अगर न्यूक्लियस ने उसकी जगह ले ली तो वो कम ऑक्सीजन कैरी करेगा, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस. जैसे समझ लो कोई गाड़ी है, ठीक है, अभी समझ लो ये कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, ठीक है. आपको इसमें से पैसेंजर्स को ले जाना है, ठीक है. तो आपके यहाँ पे सीट होंगे, यहाँ पे सीट होंगे, पैसेंजर्स बैठेंगे, ठीक है. अगर आपको इसी गाड़ी से क्या करवाना है, गुड्स कैरी करवाना है, गुड्स, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ड्राइवर को सीट को रखकर बाकी सब उड़ा देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या भर सके, हम गुड्स को भर सके. वही सेम गाड़ी है, ठीक है. द सेम ट्रांसपोर्ट व्हीकल will have lesser number of seats because it's not the human beings who will be transported now, it's goods which will be transported now. So in the same way, ये आरबीसी का सेल है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अच्छी खासी जगह ले लेता है, तो आपका ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. इसीलिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करे. सो इन ऑल सेल्स इन आवर बॉडी देयर विल बी अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट फॉर आरबीसी. RBC is basically a component of blood cell in our body and it will not have a nucleus, ठीक है, so that it allots its maximum space to oxygen, so that oxygen can be easily carried across all the parts of our body. Are we clear to this one, people? The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of the multicellular organisms, ठीक है. तो आपके जो न्यूक्लियस होते हैं ऑफ बैक्टीरियल सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. बैक्टीरियल, देखिए बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह उतना एफिशिएंट नहीं है, तो इसमें मतलब उतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, प्रॉपर्ली फंक्शन हो, वैसा नहीं है. जितने हम छोटे ऑर्गेनिजम्स पे जाएंगे वहाँ पे हम देखेंगे वो चीज़ें तो प्रेजेंट है लेकिन उतने इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करती हैं. जितने हम बड़े ऑर्गेनिजम्स पे जाएंगे हम देखेंगे कि उनके सेल्स भी बहुत एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है, दे फंक्शन वेरी वेल, ओके. सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें भाई साहब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल्स में. The cells having nuclear material without nuclear membrane are called prokaryotic cells, ठीक है. तो आपके जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक. अभी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बेसिकली क्या होते हैं इसको समझिए, ठीक है. जैसे अपना क्या कहते हैं, भौमिक, ठीक है, इसने एक घर बनाया, ठीक है, इसने एक घर बनाया, लेट्स से ये भौमिक का घर है, उसने बनाया, ठीक है, लेकिन उसने ज़्यादा खर्चा किया नहीं, तो कैसा घर बनाया, यहाँ पे बाथरूम है, ठीक है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे लिविंग रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, कोई पार्टीशन नहीं है, क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, है ना. जहाँ पे आप रसोई बना रहे हैं वहीं पे पॉटी कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे भाई साहब उसके बाजू में सो रहे हैं, ठीक है, उसके बाजू में भाई साहब टीवी चला कर देख रहे हैं, तो सब कुछ एक साथ क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, है ना. बट इफ़ ही हैपेंस टू मेक अ हाउस इन विच देयर इज़ अ प्रॉपर बाथरूम, ये हो गया आपका बाथरूम, ये हो गया आपका लिविंग रूम जिसमें आप टीवी देख रहे हैं, ये लेट से हो गया आपका किचन, ये हो गया आपका बेडरूम, ठीक है, जहाँ पे आप सो सकते हैं.
तो दीज आर प्रॉपर वॉल्स एंड प्रॉपर पार्टीशंस आर देयर, दैट्स हाउ अ फ्लैट डिजाइन इज. तो टेल मी विच वुड बी बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस. फंक्शंस तो यहाँ पे भी परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है. पॉटी करना है, एक्सक्रीशन करना है, यहाँ पे भी हो जाएगा. खाना बनाना है, यहाँ पे भी हो जाएगा. भाई सोना है तो यहाँ पे भी हो जाएगा. लेकिन अफला तफली रहेगी, ठीक है, खिचड़ी बन के रहेगी, गंदा लगेगा, ठीक है, एफिशिएंटली नहीं होगा फंक्शन. फंक्शन विल नॉट बी दैट एफिशिएंट, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, फंक्शंस विल बी एफिशिएंट, ठीक है. जिसको बाथरूम जाना है बाथरूम जाएगा भाई साहब, जिसको नहाना धोना है वो भाई साहब नहाने धोने जाएगा, जिसको सोना है वो सोनेगा, ठीक है. अगर टीवी देखना है तो टीवी देखेंगे, वरना किचन में खाना बनाएंगे. सो दीज आर प्रॉपरली पार्टीशंस. तो अगर आपके सेल के अंदर सेल के मेम्ब्रेन्स प्रॉपर होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल ए हो गया, सेल ऑर्गेनल बी हो गया, सेल ऑर्गेनल सी हो गया, इनके प्रॉपर मेम्ब्रेन्स हैं. और एक ऐसा सेल है जिसमें भाई साहब ऐसे सब चित्रे बितरे, मतलब इनका जो ये है कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे चित्रे बितर है, ठीक है. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस विच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. सो जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनमें भाई साहब आपके सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स ही नहीं होते, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक, ठीक है. एंड द वंस विच हैव प्रॉपर मेम्ब्रेन्स आर नोन एज यूकैरियोटिक. सो यूकैरियोटिक आर बेटर इन फंक्शन. समझ में आ रहा है. ये बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जनरली आर यूकैरियोट्स, ठीक है. उनके प्रॉपर डिविजन्स होते हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है. ओके. सो द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो ऐसे सेल्स जिनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हों, चाहे वो गोल्गी बॉडीज हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे न्यूक्लियस हो, उनके मेम्ब्रेन्स ही नहीं है, वो उनका जो फैला हुआ है पूरा, ठीक है. सो देयर आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड द सेल्स इन विच देयर आर प्रॉपर मेम्ब्रेन्स आर नोन एज, देखो जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. इसमें क्या है, न्यूक्लियस का मटेरियल जो है तो सेल में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है. इट डजेंट हैव अ प्रॉपर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एनक्लोजर, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर जेनेटिक मटेरियल इज प्रीटी मच स्प्रेड आउट, ठीक है. सो इसको हम किस टाइप का सेल बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स विच वुड नॉट हैव ऑर्गेनल्स विद प्रॉपर मेम्ब्रेन्स, ठीक है. The organisms with these kind of cells are known as prokaryotes. इनको हम क्या बोलेंगे, prokaryotes. So organisms which have prokaryotic cells means the cells in which there is no proper cell organelles, don't have proper cell membranes, are known as prokaryotic and prokaryotes, ठीक है. Examples are bacteria and blue green algae. अगली बार मुझे जो भी घड़ी देखते हुए दिखाना, उसको मैं आधा घंटा ज़्यादा बिठाऊंगा. तेरा नाम पहले आ गया है, तो 2 बार देख चुका है मेरे सामने ही, ठीक है. जो भी घड़ी देखते हुए दिखेगा ना, उसको मैं आधा घंटा ज़्यादा बिठा के रखूंगा. ऐसे ही बैठो पढ़ो. ओके. सो दिस इज बेसिकली एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गे. सो दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स इन विच देयर इज नो डेफिनेट मेम्ब्रेन. क्लियर, मेम्ब्रेन नहीं है इनको, ठीक है. Cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. Eukaryotic cells में जितने भी cell organelles होंगे उनके proper membranes होंगे and that's the reason they are known as eukaryotic cell. Effective functioning होगी. All organisms other than bacteria and blue green algae are known as eukaryotes and all organisms which are bacteria and blue green algae are prokaryotes. तो blue green algae और क्या कहते हैं अपना बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे विल हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स फॉर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एंड दे आर नोन एज यूकैरियोट्स, ठीक है. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मतलब समझ में आ रहा है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. अभी हम और कुछ सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे. तो हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की, साइटोप्लाज्म को समझा, देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस एज वेल. नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स विच आर देयर. सो वैक्यूल. वैक्यूल मतलब क्या होता है, देखो कचरा गाड़ी होती है, ठीक है. हर सेल में मेटाबॉलिज्म होती है, हर सेल की अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के चलते क्या रिलीज होता है, वेस्ट. ये वेस्ट भाई साहब कहाँ जाएगा, वेयर विल दिस वेस्ट गो? जस्ट वन मोमेंट पीपल. ये वेस्ट बेसिकली किधर जाएगा, वेयर विल दिस वेस्ट गो? इट गेट्स कलेक्टेड इन अ गार्बेज बिन विच इज नोन एज वैक्यूल एंड दिस वैक्यूल इज प्रेजेंट विद इन अ सेल, ठीक है. अभी मुझे बताओ
कि प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या है, एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली इन द मूव, आपको अपना वेस्ट, हम सब अपना वेस्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूरिन और व्हाटएवर। हेलो, ओके, सो वैक्यूल इज व्हाट पीपल, वैक्यूल इज बेसिकली एक गार्बेज कलेक्टर है, ठीक है। तो आप बताओ यहां पे, आप जैसे अपने वेस्ट को रोज रिलीज करते हो इन टर्म्स ऑफ यूरिन और इन टर्म्स ऑफ योर वेस्ट, यू आर रिलीजिंग इट। प्लांट्स कैसे करेंगे, प्लांट्स तो नहीं कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो वैक्यूल मतलब गार्बेज बिन, जैसे अगर समझो यहाँ पे कामोटे में लेट्स से सब बिल्डिंग सोसाइटीज़ के बाहर गार्बेज बिन रहता है, हर रोज़ गार्बेज का टिन जो कलेक्ट करने आता है, ठीक है, और गार्बेज बिन का एक साइज़ होता है, ठीक है, ओके। अगर समझ लो ये जो कचरा गाड़ी आती है ये महीने में एक बार आए, अगर ऐसा होता है तो बताओ गार्बेज बिन का ये साइज़ होगा कि और बड़ा साइज़ होना चाहिए, और बड़ा भाई साहब, क्योंकि भाई वो एक महीने में एक बार आ रहा है, रोज़ आ रहा होगा तो इतने छोटे गार्बेज बिन से बात बन जाएगी। अगर रोज़ नहीं आ रहा, महीने में एक बार आ रहा है, तो भाई साहब बहुत बड़ा क्या लगेगा आपको, गार्बेज बिन लगेगा, ठीक है। सो दैट वो एक महीने में जब आएगा, एक बार कलेक्ट करके लाएगा, तो इतना सारा गार्बेज रिलीज हो रहा है, दैट हैज़ टू बी कलेक्टेड इन अ बिगर एरिया, ठीक है। सो इसी तरह से एनिमल सेल्स में जो वेस्ट है या एनिमल्स में जो वेस्ट है दैट इज रिलीज्ड वेरी इफेक्टिवली, ठीक है, वो अपने आप इफेक्टिवली रिलीज हो जाता है, लेकिन प्लांट्स में हो नहीं पाता है। इसीलिए वैक्यूल जो है इसका साइज, ठीक है, इसका जो साइज है इट इज ग्रेटर इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में इसका साइज ग्रेटर होता है, और वैक्यूल का साइज इन एनिमल सेल्स इज लेसर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अगर आप देखोगे व्हाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम अनियन सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, सो व्हाट वी सी इज वी नोटिस ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे ब्लैंक है, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनके अंदर कुछ नहीं होता है, इनके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ठीक है, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड वैक्यूल, ठीक है, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो दीज आर बेसिकली गार्बेज बिन्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, तो जैसे मैंने आपको बताया प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है, ठीक है, ओके। सो लार्ज वैक्यूल्स आर फाउंड, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, सो ये काफी स्मॉलर होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉलर, ठीक है। इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, तो अगर आप देखोगे साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्पेस है, बहुत छोटा सा होता है, किसमें, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज बहुत कम होता है क्योंकि एनिमल्स आर एबल टू रिलीज देयर वेस्ट, वेयर एज प्लांट्स हैव टू कलेक्ट दैट वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्लांट्स अपना वेस्ट कैसे रिलीज करते हैं बच्चा बाटी, हाउ डू दे रिलीज इट, सूखे पत्ते, ये उनका वेस्ट है, ठीक है। अगर आप किसी प्लांट को काटेंगे ना, जैसे आम के पेड़ को काटेंगे तो एक गम सा निकलेगा, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट। रबड़ जो आप पहनते हैं, जूता चप्पल जो भी बनता है आपके रबड़ से, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ों से प्लांट अपना वेस्ट रिलीज करते हैं, ठीक है, ओके। इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, इट इज जनरली लार्ज इन प्लांट सेल्स एंड स्मॉल इन एनिमल सेल्स। तो वैक्यूल जो है तो विल बी वेरी स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड इट हैज़ अ ह्यूज साइज इन प्लांट सेल्स, ठीक है, ओके। It stores excess of water and waste products. So what does a vacuole do? It stores excess of water as well as जितना भी आपका waste products होता है within the cell, ठीक है। In amoeba, food materials held in food vacuoles for digestion. amoeba में एक exception है, तो food materials जो है तो आपके vacuoles में store होते हैं for digestion, ठीक है, for digestion. Okay, now we'll talk about something which is present only in plant cells that are known as plastids. ये सिर्फ और सिर्फ plant cells में दिखेंगे क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। Plants are able to manufacture their own food with the help of chlorophyll. These are only and only present in plant cells, ठीक है। तो ये आपके कलर्ड बॉडीज होते हैं, कहीं पे आपका ग्रीन कलर होता है, जैसे आप देखते हो ना फ्रूट्स के कलर अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स के कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्रीज में जो लीव्स होती हैं उनके कलर कभी कभी अलग अलग होते हैं, जनरली ग्रीन होता है, ठीक है। सो ये जो कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है किससे, प्लास्टिड से, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंजिया लीफ, अगर आप देखोगे इसका लीफ का जो कलर है वो इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। ये कलर पिगमेंट्स हैं। तो व्हाट डू द प्लास्टिड्स डू, दे आर ओनली प्रेजेंट इन plant cells, they are scattered in the cytoplasm of leaf cells. तो
तो लीफ में देखो ये सब प्लास्टिड्स हैं आपके, ठीक है, ये आपका एक लीफ सेल है, लीफ मतलब पत्ता, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होता है, और इसमें क्या होगा, प्लास्टिड्स विल बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड, ये पूरे लीफ में भाई साहब फैले रहेंगे, ठीक है, दे विल बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड इन द लीफ सेल्स, ठीक है। So these are called plastids. These are called plastids. They are of different colors. They are of different colors. कहीं पे आपका कलर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कहीं पे आपका कलर, some of them are green pigment. Some of them have contain the green pigment called chlorophyll. We all know what chlorophyll does. In the presence of sunlight and carbon dioxide and water, plants make their food in the presence of chlorophyll and they produce glucose. Are we clear on this one, people? ठीक है, just a one moment. आपका मैथ्स जो टेस्ट है, okay, so people we were studying here, some of them contain the green pigment called chlorophyll. तो आपके कुछ प्लांट्स में ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, और इस क्लोरोफिल के चलते ही फूड प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अलॉन्ग विद द रॉ मटेरियल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, प्लांट्स गेट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, एंड दिस फूड इज बेसिकली स्टोर्ड विच वी ऑल्सो कंज्यूम। तो आपके देखो ऐसे सेल्स होते हैं, इन प्लास्टिड्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, और इससे फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है भाई साहब, ठीक है। सो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया पे। दीज आर रॉड शेप्ड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये रॉड शेप्ड होते हैं और स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। दीज आर रॉड शेप्ड एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। एक सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है, क्योंकि इसी से सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी लगती है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन विच मैन्युफैक्चर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ध्यान रखिएगा, एटीपी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो माइटोकॉन्ड्रिया मैन्युफैक्चर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये पूरे उसमें फैला हुआ होता है, ठीक है। ओके, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन सेल्स एंगेज्ड इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो बॉडी के डेवलपमेंट में ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में ये कंटिन्यूसली एंगेज रहते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी। देखना, बोलो उधर है, 9th वाला कोई होगा तो उधर बोलना। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड जनरेटिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होता क्या है बोलो, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, तो लेट्स से ग्लूकोज है उस फूड में, राइट, C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन इसको बर्न आउट करता है, ठीक है, प्लस 6O2 विल बी फॉर्मिंग 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, ठीक है, प्लस ATP, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बर्न आउट होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड जनरेटिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो इससे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी होगा और डिफरेंट एक्टिविटीज भी होंगी, ठीक है। दे जनरेट एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपका देखो ये ऑक्सीजन, देखिए ये ग्लूकोज है, मैंने जैसे आपको दिखाया अभी, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज है, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो एटीपी। एटीपी जो होता है वो एनर्जी होती है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ग्लूकोज क्या कर गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या प्रोड्यूस हुआ भाई साहब, एटीपी। दिस प्रोड्यूस्ड एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। ओके, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी दे रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयर इज दिस एनर्जी कमिंग फ्रॉम, ऑब्वियसली जो पावर हाउसेज होते हैं वहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक आ रहा है, ठीक। दीज आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, ठीक है। अभी हम इन सब स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। पहला जो हमारा चीज है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो अगर आप देखोगे इस तरीके का नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का,
दिस इज कॉल्ड ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके, सो व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल। आप अगर देखोगे एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी अलग तरीके की है क्योंकि उनका स्केलेटन जो है अलग तरीके का है, एक डॉग की बॉडी अलग तरीके की है, एक रैबिट की बॉडी अलग तरीके की है, ठीक है, एक एलिफेंट की बॉडी अलग तरीके की है, एक फिश की बॉडी अलग तरीके की है। एवरीबडी सीम्स टू हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या करता है? एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बॉडी का शेप तैयार होता है। इसी तरह से किसी सेल का शेप जो होता है वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैलाव कैसा है, ठीक है। इट डिसाइड्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर एक स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर सेल को शेप एंड साइज मिलता है, ठीक है। अ सेल गेट्स इट्स ओन शेप एंड साइज। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। दिस इज बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क टू द सेल। What are ribosomes? ठीक है, राइबोसोम्स क्या हो जाएंगे? दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टाइनी ग्रेन्यूल्स ऑल थ्रू द साइटोप्लाज्म। ओके, व्हाट डू दे डू बेसिकली? ठीक है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनसे बनता है प्रोटीन। दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। हमारे सेल्स या हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से होता है एंड दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देन वी हैव गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं भाई साहब? देखो, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है। ये पैकेजिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर। तो ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक के ऊपर एक। व्हाट डू दे बेसिकली डू? दे स्टोर द मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो जो भी सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं? इनको स्टोर करते हैं, ठीक है। दे स्टोर इट एंड दे पैकेज इट एज वेल, ठीक है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। गार्बेज बिन कौन हो गया? वैक्यूल। और गोल्गी बॉडीज क्या हो गए? स्टोर हाउसेज ऑफ द सेल। दे आर ऑल्सो नोन एज द स्टोर हाउसेज ऑफ द सेल। कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? तो देखो यहाँ पे भाई साहब क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल हो गया ये, ठीक है, प्रेजेंट है। एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन आपके प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है पीपल। पे क्लोज अटेंशन टू दिस, ठीक है। ओके, देन वी हैव व्हाट? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में होता है? नो, ठीक है, इट डजंट रिक्वायर सेल वॉल। ओके, व्हाट एल्स? न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। इन बोथ द सेल्स इट इज बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है। ओके, आते हैं हम भाई साहब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। कहां पे नहीं होगा? कौन से टाइप के सेल में नहीं होगा? व्हाट टाइप ऑफ सेल्स विल नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? पीपल जस्ट पढ़ा हमने, प्रोकैरियोटिक सेल्स विल नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक विल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोग सब सोए हुए हैं और भाई साहब यही आगे चल के भारी पड़ने वाला है। यू पीपल आर रिलैक्स बिकॉज आपके ऊपर अभी एग्जाम का प्रेशर नहीं है, लेकिन इस टाइम पे जो आप पढ़ाई करोगे ना वो सही होती है, वो आपको आगे तक लेकर जाएगी। आपका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, साइटोप्लाज्म, इट विल बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट विल बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट इज प्रेजेंट इन एनी साइट ऑफ सेल, ठीक है। ओके, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर बेसिकली व्हाट? जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होती है। ये किस में रहेगा? प्लांट सेल में रहेगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहेगा, ठीक है। एनिमल्स डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो ऑब्वियसली इनमें कोई भी फूड सिंथेसिस नहीं होती है। फूड सिंथेसिस नहीं होती है तो ऑब्वियसली प्लास्टिड्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है। सो दे वुड बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल प्लांट, किसमें? वैक्यूल एनिमल सेल में होगा, लेकिन उनका बहुत साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है। इट विल बी वेरी स्मॉल इन साइज। जबकि प्लांट सेल्स में मेजर पोर्शन जो है तो वैक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई लेट्स से अगर आपका प्लांट सेल है, ठीक है, ये आपका प्लांट सेल है कोई, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल हो गया, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसमें ज़्यादा करके पोर्शन आपका वैक्यूल का होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। पूरा ज़्यादा करके पोर्शन आपका वैक्यूल का होगा। इट इज़ अ वेस्ट कलेक्टर फॉर प्लांट सेल, ठीक है। तो vacuoles will be present in plant cell, they will be absent in animal cells. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है? So this more or less covers the chapter on cell structure and functions, ठीक है। तैयार हो जाइए, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। नोट्स बनाइए, आपका इस सैटरडे में इस पे टेस्ट पक्का है।
और ठीक से दीजिए टेस्ट, क्योंकि आपने पिछली बार जो रैशनल नंबर वाला टेस्ट दिया वो बहुत गड़बड़ किया है, बहुत गड़बड़ है, वेरी वेरी